तो मित्रों, सबसे नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका अपने मूल विधि की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसके ठीक पहले 2 लेक्चर मूल विधि पर लिए, दोनों बेसिक लेक्चर था। बेसिक लेक्चर 1 और बेसिक लेक्चर 2 में हम लोगों ने अब तक जाना, या ये कह सकते हैं कि अधिनियमों को पढ़ने के लिए आधार बनाया। हम लोगों ने किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए कम से कम क्या आधारभूत जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ये बात हम लोगों ने डिस्कस किया 1 और 2 लेक्चर में। और इन दोनों लेक्चर में ये भी जानने का प्रयास किया कि आखिरकार यूपीएसआई के मूल विधि के सिलेबस में कौन कौन से प्रमुख अधिनियम हैं, और अगर उन प्रमुख अधिनियमों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस सभी अधिनियमों में एक प्रकार से भारत के आधारभूत कानूनों की जानकारी हमसे पूछी जाती है। स्पेशली जहां एक थोड़ा सा प्रकाश भारतीय पुलिस व्यवस्था पर डालना होता है। इस सभी अधिनियम में अपराध और दंड के सिद्धांत अगर देखा जाए तो इन सभी अधिनियमों में से जो निचोड़ निकल करके आता है, क्या जानना चाहता है हमसे कि अपेक्षा है कि यूपीएसआई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को भारत की अपराध विधि और दंड के प्रावधान के बारे में जानकारी हो। इसीलिए आईपीसी और सीआरपीसी और थोड़ी सी न्यायिक व्यवस्था हमारी कैसी है और पुलिस व्यवस्था कैसी है, लोक व्यवस्था क्या होता है, जनहित मुद्दे क्या होते हैं, पुलिस का विनियमन कैसे होता है, बालकों और महिलाओं के संरक्षण से जुड़े अधिनियम क्या हैं, कहां पर प्रावधान किए गए हैं, खास अधिनियम कौन है, कुछ यातायात के नियम हैं, समाज के कुछ कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, इन सब के संरक्षण के लिए जो कानून हैं, और पूरे ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन को लेकर के जो एक्ट, अधिनियम, प्रोसीजर, प्रक्रिया बताई गई है, उसको जानना जरूरी है। तो ये पूरा सिलेबस, ये तो हमारा बेस था। हमने बताया कि हम अपने बेस के बाद शुरू करेंगे अपने सिलेबस में। वैसे तो लोग आईपीसी सीआरपीसी से शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं अपने अधिनियम में सबसे पहला लेक्चर लेकर के आया हूँ एक छोटे से एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। काफ़ी रिलेवेंट एक्ट है ये, काफ़ी प्रासंगिक रहता है, हमेशा चर्चा में रहता है। कोरोना टाइम चल रहा है तो भी चर्चा में रहता है। सरकारें इसका काफ़ी प्रयोग करती हैं और पुलिस को तो इसके प्रति अवेयर रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना पहला अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। तो जानबूझ करके हम लोग शुरुआत कर रहे हैं छोटे अधिनियम से। ठीक, पढ़ाई का जो हमारा मोड होगा, एक बार आप समझ लीजिए। पढ़ाई का मोड होगा कि सबसे पहले बेस जाना हम लोगों ने, उसके बाद अपना एक एक अधिनियम लेकर के आएंगे। आज जैसे एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पढ़ेंगे, उसकी खास बातें पढ़ेंगे। उसके बाद उस पर जो प्रमुख प्रश्न बने हैं, बन सकते हैं, और जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, उनको हम लेकर के आएंगे। पहले प्रयास आपको पूरा समय देंगे हम कि उन प्रश्नों में आप अगर लेक्चर ले लिए तो उन प्रश्नों को हल करिए, उत्तर दीजिए, और फिर हम नेक्स्ट सेपरेट लेक्चर में हम उन प्रश्नों के उत्तर को डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों की पढ़ाई चलेगी। तो आज का जो डिस्कशन है वो स्पेशली किस पर है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 पर है। ठीक, तो ये अधिनियम है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। हम पीछे लेक्चर में देख करके आए कि किसी भी अधिनियम को पढ़ने से पहले कम से कम कुछ आधारभूत जानकारी तो आपके पास होनी चाहिए। तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको अधिनियम की कुछ बेसिक बात पता हो। तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, सबसे पहले उसका नाम आपको पता हो। तो नाम देखिए, इसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। इसको शॉर्ट फॉर्म में रासुका भी कहते हैं। तो सामान्य बोलचाल में आप समाचार पत्रों में रासुका ही लिखा रहता है। रा से राष्ट्रीय, सु से सुरक्षा, का से कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट।
और किस वर्ष पारित हुआ? हमने पहले बताया कि अधिनियम, किसी भी अधिनियम के नाम के साथ उसका नाम उसके ईयर के साथ कंप्लीट होता है, जिस साल वह अस्तित्व में आता है। तो अगर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 लिखा है, इसका मतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कानून किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1980 में आया। ठीक है, तो इसके 3 अलग अलग अपने नाम, हिंदी अंग्रेजी में शॉर्ट नाम। निर्माण का वर्ष इसका है 1980। अधिनियम के विस्तार की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जब तक अनुच्छेद 370 के प्रावधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधान लागू थे, जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तब तक भारत के सभी कानून वहां लागू नहीं होते थे। कुछ कानून, केवल वही कानून जहां तक भारत के राष्ट्रपति द्वारा डिक्लेयर किया जाता था और जम्मू कश्मीर की विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता था, वही कानून लागू होते थे। लेकिन अब सामान्य राज्य की हैसियत में है, अनुच्छेद 370 के प्रावधान समाप्त कर दिए गए, तो आज की तारीख में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू है। तो ये भी आप समझ लेंगे कि इसका विस्तार, कानून का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। अधिनियम में धाराओं की बात करें तो कुल धाराएं हैं 18। सब धाराओं को छोड़ दें तो अंतिम धारा इसकी है 18। तो आपसे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, तो आपका उत्तर होगा 18। अधिनियम का विस्तार कहां है? संपूर्ण भारत पर है। 370 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर था। अधिनियम का नाम हम लोग जानते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक, अब बात करते हैं अधिनियम के ऑब्जेक्ट की। हर अधिनियम में प्रस्तावना लगी होती है, जहां से उस अधिनियम के उद्देश्य के बारे में पता चलता है। तो इस अधिनियम के उद्देश्य की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से यह अधिनियम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को शक्ति प्रदान करता है, निरुद्ध करने की शक्ति प्रदान करता है। तो स्पेशली अगर इस कानून के ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये पोजीशन बनती है। ठीक है, तो इतनी बात आप चाहे स्क्रीनशॉट लें चाहे नोट करें। अब आपका नोट्स कैसे बनना चाहिए? अब मूल विधि का जो नोट्स है उसमें आप एक पॉइंट बनाएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, नाम, विस्तार, पासिंग ईयर और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य क्या है। ठीक है, देखिए मूल विधि में विधि क्षेत्र में पढ़ने से बेहतर होता है आप चीज़ों को बहुत बारीकी से समझें। बहुत जगह आप देख रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग पढ़ा रहे हों, तो वहाँ पर एक एक अनुच्छेद, एक एक धारा और हर धारा के उपधाराओं पर भी डिस्कशन कर रहे होंगे लोग। तो मैं बता दूं, यूपीएसआई मूल विधि को हम लोग बहुत स्ट्रेटेजिक पढ़ने वाले हैं। ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि विधि क्षेत्र में मेरा अनुभव रहा है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने विधि क्षेत्र में परास्नातक की पढ़ाई करी है। एलएलएम की पढ़ाई आप लोग सामान्यतया एलएलबी सुने होंगे, उसके आगे एलएलएम की पढ़ाई, और उसके बाद पीसीएसजे की तैयारी मैंने करी और लोक सेवा आयोग में मेंस देने का अनुभव रहा। तो इसलिए एक लंबा विधि बैकग्राउंड होने की वजह से मैं स्ट्रेटेजिक पढ़ाई कराने वाला हूं, जहां बहुत कम मेहनत से आप यूपीएसआई को बड़े आसानी से मूल विधि वाले सेक्टर को पार करेंगे। ठीक है, बस आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट, बहुत ही आसान तरीके से आप समझने वाले हैं। एक यहां तक आप नोट कर चुके होंगे, यहां तक अगर नोट कर चुके होंगे तो मैं एक छोटा सा टिप्स दे दूं, फिर आगे चलता हूं। देखिए, ये जो यूपीएसआई की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका जो सिलेबस है वो है मैथ, रीजनिंग, हिंदी। मैथ में 40 सवाल आने हैं, रीजनिंग में 40 सवाल आने हैं, हिंदी में 40 सवाल आने हैं। अब बात करते हैं, देखिए कहाँ से, संविधान से, मूल विधि से और जो जीएस है, ठीक है, सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन में संविधान मूल विधि शामिल होता है तो केवल सामान्य अध्ययन कह देते, लेकिन सामान्य अध्ययन से सवाल आने हैं, मूल विधि से और संविधान से।
जो नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया है कि इन दोनों पोर्शन से 24 सवाल आने हैं, इससे 16 सवाल आने हैं। यहाँ संविधान को हटा दें तो जीएस का पूरा हिस्सा है करंट अफेयर्स के सहित, ठीक है। ये टोटल बन जाता है कितना आपका 40 सवाल। तो अब आप देखिए जो जीएस वाले पोर्शन में इस 40 सवाल में सबसे डिसाइडिंग पोर्शन है संविधान। फिर जीएस के 16 सवाल में मेरा मानना है कि यहाँ तक जो बच्चा पहुँचा है और प्रिपरेशन कर रहा है तो 6 सवाल तो वो इस जीएस वाले पोर्शन से बिना कुछ कहे सुने इतना सक्षम होता है कि कर लेगा, ठीक है। प्लस एफर्ट किया तो 4 सवाल और मान लीजिए, 6 4 10 सवाल उसके हो जा रहे हैं। इन 16 में करंट अफेयर्स इन सबको मिला करके वो 10 सवाल तक पहुंच सकता है बड़े आसानी से, बहुत कठिन नहीं है। 24 सवाल में जो मैक्सिमम सवाल आने हैं या पिछला जो ट्रेंड रहा लगभग 12 से 15 सवाल आपको कहां से मिल जाने हैं, संविधान से। मूल विधि वाले पोर्शन से जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं कितने, 7 से 9 सवाल बन सकते हैं, जो इस बार की संभावना है। अब यूपीएसआई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट कर क्या रहे हैं, ज़्यादातर लोग पूरा का पूरा अपनी पूरी एनर्जी मूल विधि, अच्छा हवा भी है, हवा भी बह रही है, जिधर देखो उधर मूल विधि। तो मेरा मानना है, और मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि इसके ठीक पहले मैंने इसी स्ट्रेटजी में प्रीवियस वैकेंसी में मैंने सिलेक्शन दिलाए हैं। तो मेरा मानना है कि मूल विधि को बहुत ठंडे दिमाग से लेना चाहिए, बहुत हल्के दिमाग से लेना चाहिए। हाँ, संविधान की आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो कि यहां आप मैक्सिमम पहुंचे, और मेरा मानना है कि इसे 100% आपको करना चाहिए। एक भी सवाल संविधान का गलत ना हो, तैयारी आपकी इस लेवल पर होनी चाहिए। जो स्टूडेंट ऑफलाइन में हमारे साथ जुड़े हैं उनकी एक्यूरेसी यहां तक पहुंचती है। यूट्यूब की प्लेलिस्ट संपूर्ण संविधान की साफ साफ चल रही है, मास्टर वीडियो लगा हुआ है 1 घंटे 41 मिनट का, अपने आप में वो एक यूनिक वीडियो है जहां से सवाल आएगा ही और आएगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे संविधान की प्लेलिस्ट के एक वीडियो संपूर्ण संविधान से सवाल ना आए, वहां से सवाल आना ही है, ठीक। तो अगर आप मैक्सिमम संविधान कर लिए और बाकी पोर्शन आपका मेंटेन है तो मूल विधि में बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत स्ट्रेटेजिक, बड़े आराम से आप पढ़ते रहेंगे, काम बड़े आसानी से हो जाएगा। तो आप इस स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे। इस पूरे पोर्शन में जितना हल्ला मूल विधि का है इतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं है। मेहनत की आवश्यकता जीएस वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा संविधान पर है और इन तीनों पोर्शन में है, और हिंदी को तो हल्के में कोई लेगा ही नहीं, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजिक पढ़ाई अगर आप करेंगे तो आप अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। ये मेरा कहना नहीं है, ये मेरा अनुभव है, और इस फील्ड में मैं जब से हूं तब से ऐसे स्ट्रेटजी के माध्यम से कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जहां से सिलेक्शन ना हो रहे हों, ठीक है। तो एक स्ट्रेटजी बना करके आप अपनी पढ़ाई करेंगे, और ज़्यादातर लोग तो ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी कंप्लीट है, बस उनको थोड़ी सी धार देनी है, धार स्ट्रेटजी के साथ देनी है। अगर थोड़ा गड़बड़ हुआ, चूक हुई तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो जानबूझ करके मैंने थोड़ा आपका समय लिया जिससे आप अपनी प्रिपरेशन में भटके नहीं, और कोचिंग का पूरा महत्व ही इसी में है कि आप भटके ना। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की एक बेसिक बात हम लोगों ने देखी। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, अब इसको हम लोग बार बार एनएसए कहेंगे, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की एक खास बात है कि ये संसदीय अधिनियम है। ये कैसा अधिनियम है? संसदीय अधिनियम है, ठीक है, संसदीय अधिनियम है। संसदीय अधिनियम जो होता है उसे केंद्रीय कानून भी कहते हैं। केंद्रीय कानून, क्योंकि संसद क्या है? एक केंद्रीय विधायिका है। केंद्रीय कानून का मतलब क्या है? सेंट्रल एक्ट का मतलब क्या है कि इसे केंद्र सरकार ने बनाया है, राज्य सरकार ने नहीं बनाया है। और संसदीय अधिनियम का विस्तार क्षेत्र पूरे भारत में होता है। किसी राज्य का कानून होगा तो उसकी राज्य की सीमा तक ही होता है। तो एनएसए एक नेशनल सेंट्रल एक्ट है, ये पार्लियामेंट्री एक्ट है, संसद द्वारा पारित किया गया अधिनियम है, ठीक है। और एक और अगर एनएसए की प्रकृति की बात करें कि किस नेचर का है, तो देखिए प्रीवियस लेक्चर 2 में हम लोगों ने देखा था कि जो अधिनियम होते हैं, कोई भी एक्ट होता है, वो विधायिका के लिहाज से क्या हो सकता है? या तो सेंट्रल का हो सकता है
या तो स्टेट का हो सकता है, राज्य सरकार ने पारित किया है तो राज्य का, केंद्र सरकार ने पारित किया है तो केंद्रीय कानून। तो इस लिहाज से ये कैसा है, ये केंद्रीय कानून है। और फिर हम लोगों ने देखा था कि एक्ट या तो प्रिवेंटिव होगा या तो क्यूरेटिव होगा, है ना। प्रिवेंटिव का मतलब निवारणात्मक होगा, है ना। माने हमने देखा था कि राज्य के दो काम हैं, एक तो अपराध घटना होने ही न दे, ऐसी घटनाएं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो, राष्ट्रीय एकता को खतरा हो, अखंडता को खतरा हो, लोक व्यवस्था खराब हो सकती है, अशांति हो सकती है, ऐसी घटनाएं होने ही न दे। तो घटनाओं को होने ही न दें उसके लिए जो कानून होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव एक्ट बोलते हैं, निवारात्मक कानून बोलते हैं, है ना। रोग होने ही न पाए इसके लिए परहेज, और रोग हो जाए इसके लिए मेडिसिन, दवाएं, घटनाएं हो जाए तो क्यूरेटिव एक्ट आते हैं। तो दो तरह के। तो इस लिहाज से अगर प्रकृति देखें तो एनएसए एक्ट एक निवारात्मक कानून है, प्रिवेंटिव एक्ट है, ठीक है। प्रिवेंटिव एक्ट है, निवारात्मक कानून है, निवारात्मक कानून है। अब राज्य के निवारात्मक काम या कानून कौन होते हैं? मान लेते हैं कि ईद है और ईद पर जो किसी इलाके में, मान लेते हैं आपके इलाके में ईद मनाई जाती है, और जो पुरानी हिस्ट्री है वो क्या बताती है कि ईद पर जनरली यहाँ पर सामाजिक सौहार्द थोड़ा बिगड़ जाता है। तो पुलिस ने इस बार क्या किया कि ईद के एक हफ्ता पहले उन लोगों को, हर समुदाय के उन लोगों को चिन्हित कर लिया और उनसे जमानत राशि भरवा ली या कोई ऐसी कार्रवाई कर दी, बॉन्ड भरवा लिया कि उनसे गारंटी ले ली कि भाई हम शांति व्यवस्था की गारंटी देते हैं। जो लोग क्या किए थे, जो लोग पिछले साल ईद में कुछ उग्र थे, जिनकी वजहों से ये सामाजिक सौहार्द बिगड़ा था, तनाव हुए थे, झगड़े झंझट हुए थे, उन लोगों को ईद आने के पहले ही कार्रवाई कर दिया। तो ये कार्रवाई किस कानून के अंतर्गत हुई? प्रिवेंटिव एक्ट के अंतर्गत हुई। और राज्य का यह काम क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा कि राज्य ने प्रिवेंटिव एक्शन किए, निवारात्मक कार्य किए। तो राज्य के पास ऐसे कानून होते हैं। तो देखिए एनएसए प्रकृति से प्रिवेंटिव एक्ट है, निवारात्मक कानून है, ठीक है। तो दो बातें हम लोग जाने कि एनएसए एक संसदीय अधिनियम है, एक केंद्रीय कानून है, इसे आप नोट कर लेंगे। और बाई नेचर अगर प्रकृति से देखें तो कैसी प्रकृति का है? एनएसए एक प्रिवेंटिव एक्ट है, निवारात्मक कानून है। और निवारात्मक कानून और राज्य के निवारात्मक कार्य क्या होते हैं, ठीक है, इसको हम लोगों ने जाना। यह जो एनएसए, यह अधिनियम है, यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को संदिग्ध व्यक्तियों को निरुद्ध करने की शक्ति देता है। एनएसए कानून क्या करता है? दोनों सरकारों को, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, दोनों को पावर देता है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उस पर बिना किसी मुकदमा के, संदिग्ध व्यक्ति है, क्या कर सकता है? निरुद्ध करने की शक्ति, डिटेन कर सकता है, निरुद्ध करने की शक्ति देता है, ठीक है। तो जनरली सरकारों को सामान्य रूप से एनएसए के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को सामान्य कानून से ज्यादा शक्ति मिल जाती है। तो इस कानून की क्या खास बात है कि एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्तियों को निरुद्ध करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, एनएसए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्तियों को निरुद्ध करने की शक्ति प्रदान करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एनएसए के अंतर्गत, आप नोट करेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं
कि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, एनएसए के अंतर्गत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत सरकार को सामान्य से ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। सरकार को सामान्य से ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। ठीक, एनएसए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्तियों को निरुद्ध करने की शक्ति देता है। एनएसए के अंतर्गत सरकार को सामान्य से ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, और शक्ति प्राप्त हुई तो दुरुपयोग की भी संभावना बढ़ जाती है। जैसे किसी को ज्यादा शक्ति प्राप्त हुई वैसे ही क्या होता है, वैसे ही दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, तो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का उपयोग जो सरकारें अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों किसके लिए करती होंगी, संदिग्ध व्यक्तियों के निवारक निरोध उपाय के रूप में करती हैं। अर्थात प्रिवेंटिव एक्शन के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार एनएसए कानून का उपयोग किसके अंतर्गत करती होंगी, एनएसए कानून का उपयोग वो निवारक निरोध के रूप में करती हैं। तो आप नोट करेंगे अगला पॉइंट, एनएसए का उपयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा निवारक निरोध उपायों के रूप में किया जाता है। निवारक निरोध उपायों के रूप में किया जाता है। ठीक, तो एक तरह से ये प्रिवेंटिव एक्शन लेने में काफी मददगार होती हैं। यह कानून सरकारों के प्रिवेंटिव एक्शन में मददगार कानून है। ठीक, तो हम लोग नेचर जान गए, कब से अस्तित्व में आया, किस वर्ष इसको जान गए, इसका उद्देश्य क्या है, इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, एक केंद्रीय कानून है कि स्टेट का कानून है, इसे जान गए। फिर क्यूरेटिव एक्ट है कि प्रिवेंटिव एक्ट है। फिर इससे किन किन सरकारों को पावर मिलती है, किस प्रकार की पावर मिलती है और थोड़ा ज़्यादा पावर मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं एनएसए की पृष्ठभूमि पर कि एनएसए तक हम लोग पहुंचे कैसे। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा कि अगर बात करें भारत में निवारक निरोध की, प्रिवेंटिव एक्शन की, तो इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में सबसे पहले एक बंगाल विनियमन आया था, बंगाल रेगुलेशन आया था 1880 में, 1818 में। और ये पहला भारत में पहला कोई निवारक निरोध अधिनियम है। इसके अंतर्गत भी सरकारों के पास पावर ज़्यादा थी, बंगाल सरकार के पास पावर ज़्यादा थी, और इस अधिनियम के अंतर्गत बिना ट्रायल किए ही, बिना मुकदमा चलाए ही किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति होती थी। फिर इसके बाद इस दिशा में जो एक कानून आया वो था रौलट एक्ट। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा रौलट एक्ट 1919 में गांधी जी ने जिसे काला कानून कहा, भारत में जिसका विरोध हुआ, जिसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को क्या हो गया था, चौरी चौरा कांड हो गया था। तो रौलट एक्ट 1919, इसमें भी संदिग्ध व्यक्ति को क्या किया जा सकता था, संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। और बस संदेह हो गया, गिरफ्तार हो गया, यही क्या है, यही सजा है। और बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून था। किसी न्यायालय में इसके खिलाफ कोई सुनवाई का कोई प्रावधान नहीं था। फिर स्वतंत्रता के बाद भारत में निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव एक्ट आया 1950 का। ठीक है, और ये जो निवारक निरोध अधिनियम है ये 1969 में समाप्त कर दिया गया। 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये सारे कानूनों से सरकारों के पास पावर ज़्यादा हो जाती है और शक्ति बढ़ी तो मिसयूज, शक्ति के गलत इस्तेमाल की संभावना हमेशा बनी रहती है, और मिसयूज के लिए काफ़ी चर्चा में भी रहता है एनएसए अभी भी। फिर 1971 में क्या होता है कि एक फिर से प्रिवेंटिव एक्ट आता है, वो उसका नाम था आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971।
इसे सामान्यतः अंग्रेजी में मीसा, शॉर्ट फॉर्म में, जैसे इसे रासुका NSA वैसे ही मीसा बोलते थे। काफ़ी बार सवाल भी पूछा गया है ये, तो आपको मीसा का वर्ष भी पता हो, 1971 में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मीसा का जो पूरा नाम है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, और 1977 में फाइनली जनता दल की सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर इन सब के बाद अस्तित्व में आया 1980 में क्या, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। मीसा के बाद आता है जब दोबारा इंदिरा गांधी की सरकार बनी, तब जनता दल की सरकार आती है, उसके बाद फिर से इलेक्शन होते हैं, इंदिरा गांधी की सरकार आती है। इंदिरा गांधी की सरकार जब बनी तो उस समय तो कई बार ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि जब NSA आया तो उस समय सरकार किसकी थी, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और नीलम संजीवा रेड्डी उस समय क्या हुआ करते थे, राष्ट्रपति हुआ करते थे। और इसकी शुरुआत एक ऑर्डिनेंस के रूप में हुई, अध्यादेश के रूप में। 23 सितंबर 1980 को राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश पारित करके इस एक्ट को शुरू किया गया और 27 दिसंबर 1980 को एक पार्लियामेंट्री अधिनियम के रूप में, माने पार्लियामेंट से पारित होकर के अस्तित्व में आया। तो देखिए यहाँ पर एक दो सवाल बनते हैं कि 23 सितंबर 1980 शुरू होने की तिथि की 27 दिसंबर 1980, तो इसके प्रारंभ होने की तिथि आप क्या लिखोगे? NSA के प्रारंभ होने की तिथि 27 दिसंबर 1980, यहाँ से ये कमिटमेंट माने अस्तित्व में आया। और अध्यादेश के रूप में कब आया? 27 सितंबर 1980 को। ठीक है, तो ये स्पेशली ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे। बात करें अध्यादेश की तो हम लोग जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 123 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में, आर्टिकल 123 में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की, ऑर्डिनेंस पारित करने की शक्ति है। जब भारत में संसद कार्यरत न हो और देश में ऐसी तात्कालिक परिस्थितियां विद्यमान हों और जिस विषय पर कानून बनाना है उस पर कानून पार्लियामेंट ने पारित न किया हो, तो ऐसी तात्कालिक परिस्थिति में जो कानून बनाने की राष्ट्रपति को शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में, और इसे बोलते हैं ऑर्डिनेंस या अध्यादेश। तो इसी के अंतर्गत यह कानून सबसे पहली बार अस्तित्व में आया। फाइनली ये सितंबर तक क्या हो जाता है, पार्लियामेंट्री एक्ट के रूप में अस्तित्व में आ जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने जाना पृष्ठभूमि किस प्रकार से ब्रिटिश काल से प्रिवेंटिव एक्ट अस्तित्व में आते आते फाइनली हम लोग NSA तक आए। ये जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ये चर्चा में रहता है और अपने कुछ खास कारणों से काफ़ी विवादों में भी बना रहता है। एक तो इसके विवाद का कारण है, अगर देखें कि क्यों विवादों में रहता है NSA के विवाद के कारण, तो एक पहला कारण तो इसका क्या है, यह भारत के संविधान के मूल अधिकारों के विरुद्ध है, मूल अधिकार के विरुद्ध है। ठीक है, किस प्रकार से मूल अधिकार के विरुद्ध है? देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 में मूल अधिकार मिला है, गिरफ्तार व्यक्तियों के कुछ अधिकार हैं, जिसके अंतर्गत अगर 22(1) की बात करें, अनुच्छेद 22(1) में गिरफ्तार व्यक्तियों को गिरफ्तारी का आधार जानने का और अपने किसी वकील से, अपने पसंद के वकील से परामर्श का अधिकार, गिरफ्तारी की सूचना दिए जाने का अधिकार। तो गिरफ्तार व्यक्तियों के जो अधिकार प्राप्त हैं वो प्रिवेंटिव एक्शन के अंतर्गत प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात NSA के अंतर्गत किसी की निरुद्धि हुई है, डिटेंशन हुआ है, तो उसे अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत जो मूल अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें ये प्राप्त नहीं होते हैं। तो एक तो विवादों में रहने का कारण क्या है, क्योंकि NSA के अंतर्गत की गई कार्रवाई अनुच्छेद 22(1) के फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है। यह फंडामेंटल राइट निरुद्ध व्यक्तियों को नहीं प्राप्त होता है। दूसरा,
सीआरपीसी की कुछ धाराएं हैं। सीआरपीसी का पूरा नाम होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। हम प्रारंभ में ही अपने बेसिक लेक्चर 1 में, जहां पर हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया है, वहां पर प्रमुख अधिनियमों में सीआरपीसी पर बात की थी। यह भारत का प्रमुख दांडिक प्रक्रियात्मक कानून है। इसमें दांडिक मामलों में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, इस पर चर्चा हुई है। तो सीआरपीसी की कुछ धाराएं हैं 50, 56 और 76। सीआरपीसी की धारा 50, सीआरपीसी की धारा 56, सीआरपीसी की धारा 76, ठीक है ना। इन सबके अगेंस्ट है एनएसए में की गई कार्रवाई। अनुच्छेद 50 में जमानत का आधार बताने संबंधी प्रावधान है और गिरफ्तारी का कारण बताने संबंधी प्रावधान है। लेकिन एनएसए के अंतर्गत की कार्रवाई में सीआरपीसी का अनुच्छेद 50 लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 56 और 76 कहता है, अनुच्छेद 56 सीआरपीसी का अनुच्छेद 56 और 76 कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना आवश्यक है। अर्थात मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकतम किसी व्यक्ति को 24 घंटे तक गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन ये सारे प्रावधान एनएसए के अंतर्गत की गई कार्रवाई पर लागू नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और हमेशा विवाद बना रहता है एनसीआरबी। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी का पूरा नाम भी आप लिख लीजिएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। तो इसका काम क्या है? इसका काम है देश में समय समय पर क्या अपराध के आंकड़े जारी करना। लेकिन अपराध तब दर्ज होगा जब एफआईआर दर्ज होगी। तो एनएसए के अंतर्गत याद रहे आपको, की गई कार्रवाई में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। ये राज्य की ओर से कार्रवाई की जाती है, दर्ज नहीं होती है। तो अगर देखा जाए तो एनसीआरबी के अंतर्गत, एनएसए के अंतर्गत की गई अपराधों के रिकॉर्ड नहीं होते हैं, तो इसका रिकॉर्ड अनुपलब्ध होता है। एक क्या दिक्कत है देश में? एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो समय समय पर देश के अपराध के आंकड़े प्रदर्शित करती है। लेकिन अपराध के आंकड़े वही एनसीआरबी के डेटा में आएंगे जिनका एफआईआर दर्ज होगा। एनएसए के अंतर्गत जो कार्रवाई की जाती है, इसकी किसी थाने में कहीं एफआईआर दर्ज नहीं होती। प्रिवेंटिव एक्शन है, तो डिटेन करना है। जो व्यक्ति जहां है वही डिटेन कर दिया। कोई व्यक्ति जेल में है, जेल से बाहर आने वाला है, छूटने वाला है, वहीं अगले 6 महीने के लिए डिटेन कर दिया, क्योंकि लोक व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है। तो इसकी कोई एफआईआर नहीं दर्ज होती। एफआईआर दर्ज नहीं होती, एनसीआरबी के आंकड़े में नहीं होते हैं। अर्थात एनएसए के अंतर्गत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड कोई उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए चर्चा में रहती है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में समय समय पर, हमारे सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में समय समय पर एनएसए की संवैधानिकता को भी चैलेंज किया गया। संवैधानिकता को चुनौती दी गई, ठीक है। चूंकि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो आप अनुच्छेद 13 पढ़ के आए हैं और वहाँ साफ साफ लिखा है कि संविधान लागू होने के बाद देश में कोई ऐसा संसद द्वारा कानून नहीं बनाया जा सकता है, राज्य द्वारा कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता है जो भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट को न्यून करती है, छीनती है। लेकिन हम बता रहे हैं कि एनएसए अनुच्छेद 22 के ठीक अगेंस्ट है, अनुच्छेद 14 के ठीक अगेंस्ट है। तो सर्वोच्च न्यायालय पर समय समय पर एनएसए को संवैधानिकता को चुनौती दी गई कि भाई ये एनएसए भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, इसलिए संवैधानिक नहीं है और ऐसा कोई कानून देश में हो नहीं सकता जो संवैधानिक न हो। तो बहुत से अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने
एनएसए की संवैधानिकता को चेक किया, लेकिन एस के राय बनाम भारत संघ, एस के राय, इस केस को आप लिख लेंगे, एस के राय बनाम भारत संघ 1982 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बताया कि एनएसए संवैधानिक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसकी संवैधानिकता को जो चुनौती दी गई थी उसमें साफ साफ क्या कहा कि एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, संवैधानिक है। ठीक, तो सवाल कैसा बन सकता है कि इनमें से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एनएसए को संवैधानिक माना है? तो एस के राय बनाम भारत संघ 1982 के मामले में। तो इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। और एक और खास बात है जो चर्चा में रहता है जिस कारण, वो है पांचवी खास बात, राजनीतिक दुरुपयोग। इसका एनएसए काफ़ी चर्चा में रहता है क्योंकि इसका जो राजनीतिक सत्ता दल होता है, जो सत्ता पक्ष होता है, इसका काफ़ी मनमाना प्रयोग करता है। क्योंकि सरकारों के पास काफ़ी मजबूत शक्ति आ जाती है एनएसए से, किसी को भी डिटेन कर सकता है, ठीक है। तो एक राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो अगर देखा जाए कि एनएसए क्यों विवादों में रहता है, तो एक कारण है मूल अधिकारों के विरुद्ध है, दूसरा सीआरपीसी की धारा 50, 56 और 76 के विरुद्ध है, एनसीआरबी के रिकॉर्ड अनुपलब्ध होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में इसकी समय समय पर संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई है, और राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना हमेशा बनी रहती है, ठीक है। आजकल काफ़ी चर्चा में भी था, आप देखे होंगे, अक्सर ही हम लोग देखते हैं कि अभी जो देश में त्राहिमाम काफ़ी कोरोना की दूसरी लहर है, उसमें कुछ मेडिसिन, कुछ दवाएं हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई है। इसको जिन लोगों ने, सरकार ने क्या साफ साफ कहा कि इन सब की जो जमाखोरी करेगा उसके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी, रासुका के अंतर्गत कार्रवाई होगी, ठीक है, रासुका के अंतर्गत कार्रवाई होगी। तो ये तो एक सामान्य जानकारी एनएसए पर थी। अब हम लोग देखते हैं एनएसए की अंदर के क्या प्रावधान हैं, कौन सी प्रमुख धाराएं हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं जिसको हमको कभी नहीं भूलना है, ठीक, और अंदर कौन सी प्रक्रिया है, किस प्रकार से और किस व्यक्ति के खिलाफ निरुद्धि का आदेश कौन जारी कर सकता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे। हम लोग अपना जो अधिनियम पढ़ रहे हैं उसमें अगर कानून के शब्द हैं, चूंकि उसमें जो शब्द आपको न समझ में आए, जितना संभव है आसान करने का प्रयास किया जा रहा है, तब भी चूँकि लॉ एक टेक्निकल विषय है, काफ़ी तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो भी कानूनी शब्द आपको समझ में ना आए वो आप पर्सनली या आपका जो ग्रुप हो है उसमें, या आप वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में प्रश्न डाल देंगे, तो अगले वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग उन मुद्दों पर चर्चा कर लिया करेंगे जिससे आपको कोई डाउट न रहे। ये इसका नेचर आपको बिल्कुल पता रहे। चलिए हम लोग जल्दी से पहले देख लेते हैं कि ये जो एनएसए है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, इसमें कुल 18 जो धाराएं हैं, उसमें से कौन कौन सी धाराएं हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसको कम से कम इतना हमको याद रखना है। अब वैसे देखिए, पढ़ने पढ़ाने वाले धारा 1 में ये है, धारा 2 में ये है, धारा 3 में ये है, धारा 4 में ये है, 18 तक धाराएं आपको 14A 5A ये सब बताएंगे। लेकिन आप स्पेशली स्ट्रेटजिक पढ़ाई करें और स्पेशली जितनी धाराएं बता दी जा रही हैं, अगर इतना भी आप कंट्रोल कर पाए तो भी आपका काम कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत मज़े से आप इस वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, फोकस करिए संविधान पर, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी पर, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं की बात करें तो देखिए, एक तो धारा 3, 7, 8, 9, 13, 15, 16, बस इतनी प्रमुख धाराएं हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। धारा 3 के अंतर्गत ही सबसे प्रमुख धारा है
इसके अंतर्गत ही निरुद्धि का आदेश समुचित सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। धारा 7 में फरार व्यक्तियों के संबंध में सख्ती के बारे में प्रावधान है, अर्थात जिसके खिलाफ एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, यदि सरकार को यह पता चले कि वह व्यक्ति अपने को छुपा रहा है और फरार है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी, एनएसए कैसे प्रभावी होगा, इसके बारे में प्रावधान है। धारा 8 कहता है कि आदेश द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को निरोध आदेश के आधारों का प्रकट किया जाना। तो धारा 8 भी काफी महत्वपूर्ण है, 3 की तरह ही। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि जिनके विरुद्ध आदेश, निरुद्धि का आदेश दिया गया है, उससे जो व्यक्ति प्रभावित होंगे उनको निरोध के आदेश के आधारों को प्रकट किया जाएगा, अर्थात जो भी कार्रवाई करेगा वो उसे कार्रवाई का आधार बताएगा। एक निश्चित समय है, उन समय से सवाल आ सकता है। धारा 9 के अंतर्गत बात करें तो इसमें एक सलाहकार बोर्ड के गठन के प्रावधान किए गए हैं। इस धारा के प्रयोजन के लिए सलाहकार बोर्ड के गठन। धारा 13 में निरोध की अवधि बताई गई है। धारा 14 में निरोध के आदेश का, निरुद्धि का जो आदेश है एनएसए के अंतर्गत, उसके वापस लेने संबंधी प्रावधान है। और धारा 15 में जो निरुद्ध व्यक्ति है को अस्थायी तौर पर कैसे छोड़ा जाता है, और धारा 16 में सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई से संरक्षण है। अगर इस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति, कोई प्राधिकारी सद्भाव पूर्वक कार्य करता है और कोई सद्भाव पूर्वक कार्रवाई करता है और उसमें कोई पीड़ित हो जाता है गलत तरीके से, तो भी वह व्यक्ति प्रोटेक्ट है, संरक्षण है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आपको 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 इतनी धाराएं याद रखनी है। 3 में निरुद्धि का आदेश है, 7 में फरार व्यक्तियों के संबंध में सख्ती के बारे में प्रावधान है, 8 में आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्ति के आदेशों के आधारों को प्रकट किए जाने संबंधी प्रावधान है, 9 में सलाहकार बोर्ड संबंधी प्रावधान है, 13 में निरोध की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है बताया गया है, 14 में निरोध का आदेश वापस लेने संबंधी प्रावधान है, 15 में निरुद्ध व्यक्ति को अस्थायी तौर पर छोड़े जाने संबंधी प्रावधान है, और 16 में सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई से संरक्षण है। ठीक, ये तो प्रमुख कानून है, इसे आप नोट करेंगे, साफ साफ हेडिंग बना के, अपना पॉइंट बना करके, एनएसए के महत्वपूर्ण धाराएं, एनएसए की महत्वपूर्ण धाराएं और उसमें क्या प्रावधान है, इसे भी हम लोग आगे डिटेल करते हैं जहां जरूरी है। इसके अलावा सबसे प्रमुख धाराएं जो एनएसए पूरा भूल जाए, लेकिन एनएसए की ये 3 धाराएं आपको नहीं भूलनी है, सेक्शन 3, सेक्शन 8 और सेक्शन 13। एनएसए की धारा 3, 8 और 13 ये तो कभी नहीं भूलना है, जहां से सवाल आए हैं और आने की सबसे प्रबल संभावना रहती है। तो 3 में है निरुद्धि का आदेश, 8 में है आधारों का बताया जाना, और 13 में है निरोध की अधिकतम अवधि। तो 3, 8 और 13 ये सबसे महत्वपूर्ण धाराएं हैं, और 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 ये महत्वपूर्ण धाराएं हैं। ठीक है, तो मित्रों अभी तक हम लोग जाने कि एनएसए की कौन सी महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है। उसमें आए प्रमुख कौन, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15 और 16। 3 वो महत्वपूर्ण धाराएं, 3, 8 और 13 जो सबसे प्रमुख हैं, जहां से सवाल बनने की सबसे प्रबल संभावना होती है प्रीवियस एग्जाम में, जहां से सवाल आए भी। अब आइए हम लोग इन प्रमुख धाराओं की खास बातों को डिस्कस कर लेते हैं जहां से सवाल बनने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन 3 की, धारा 3 जिसमें निरुद्धि का आदेश है। इसी धारा के अंतर्गत किसी के ऊपर एनएसए की कार्रवाई की जाती है, आदेश दिया जाता है, और इसी धारा से हमें यह पता चलता है कि कौन किसके विरुद्ध किन आधारों पर एनएसए की कार्रवाई कर सकता है। तो देखिए, निरुद्धि का आदेश किस धारा के अधीन, धारा 3 के अधीन। आपसे पूछा जा सकता है कि किस धारा के अधीन एनएसए में किसी भी व्यक्ति के निरुद्धि, डिटेन करने का आदेश जारी किया जाता है। तो कौन जारी करता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को, जब इस बात की संतुष्टि हो जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को किसी व्यक्ति के संबंध में जब यह समाधान हो जाता है, तब केंद्र सरकार
और या राज्य सरकार को जब किसी व्यक्ति के बारे में इस बात का समाधान हो जाता है कि इस व्यक्ति की हरकतों से, इस व्यक्ति की कार्यवाही से, जो भी ये हरकतें कर रहा है, कार्यवाही कर रहा है, जो क्रियाविधि है, गतिविधियां हैं, इससे भारत की सुरक्षा, लोक व्यवस्था या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में इसकी कार्यवाहियां बाधा हो सकती हैं, तब इसके खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 3 के अधीन केंद्र सरकार या राज्य सरकार निरुद्धि का आदेश जारी कर सकता है। ठीक, तो भारत के किसी व्यक्ति के खिलाफ जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार को किस बात का संज्ञान हो जाए कि उसकी गतिविधियों को रोकना जरूरी है, क्यों? क्योंकि उसकी इस गतिविधि को न रोका गया तो भारत की सुरक्षा, देश की लोक व्यवस्था या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा आ सकती है, तब उसके खिलाफ एनएसए के अंतर्गत डिटेंशन का आदेश केंद्र सरकार या राज्य सरकार जारी कर सकती है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ लोगों ने जो जीवनदायी दवा रेमडेसिविर है, ऑक्सीजन की सप्लाई है, ऑक्सीजन सिलेंडर डंप कर लिए थे, या आवश्यक वस्तुओं में कोई खाद्यान्न है, दाल है, गेहूं है, चावल है, प्याज है, इन सबको डंप किया, तब सरकारें सख्त कदम उठाती हैं ऐसे जमाखोरों के विरुद्ध और उनके खिलाफ एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। ठीक, काफ़ी सख्त कानून है, सरकार को ज़्यादा शक्ति मिलती है, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई होती है, निरुद्धि का आदेश होता है, उसके तमाम फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं उस दौरान। तो ये केवल व्यक्ति के विरुद्ध, माने केवल भारत में भारतीय नागरिकों के विरुद्ध नहीं, अगर कोई विदेशी है और भारत में रह रहा है तो निरुद्धि का आदेश किसी विदेशी के बारे में भी हो सकता है, यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि वह भारत में लगातार उपस्थिति या स्वयं के भागने की व्यवस्था का प्रयत्न कर रहा है। अर्थात किसी विदेशी के संबंध में जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो जाता है कि भारत में उसके उपस्थित बने रहने का विनियमन करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है, तब निरुद्धि का आदेश किया जाता है। किसी विदेशी के बारे में धारा 3 में आदेश केंद्र सरकार या राज्य सरकार कब करेगी? जब वह संतुष्ट हो जाएगी क्या कि वह भारत से लगातार उपस्थिति, भारत में अपनी उपस्थिति लगातार बनाए रखने या स्वयं भागने की व्यवस्था का प्रयत्न कर रहा है, और दोनों ही स्थितियों में भारत के सुरक्षा के खिलाफ है, अर्थात उसको उपस्थित बनाए रखना देश के लिए जरूरी है और वह भाग रहा है। ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है, या भारत में उनकी उपस्थिति छुपाई जा रही है तब भी एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। जैसे हम लोगों ने देखा जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो तबलीगी जमात के लोग दिल्ली में छिपे हुए थे, तो उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई थी। तो धारा 3 के अधीन आपसे अगर प्रश्न किया जाए तो कि निरुद्धि का आदेश किस धारा के अधीन, तो आपका उत्तर होगा एनएसए की धारा 3 के अधीन। कौन कर सकता है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार। किसी व्यक्ति के विरुद्ध या किसी विदेशी व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है, लेकिन क्या संतुष्टि होनी चाहिए? जब किसी व्यक्ति के बारे में क्या संतुष्टि हो गई है, भारत की सुरक्षा, लोक व्यवस्था या देश में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में वह बाधक हैं, तब उनके खिलाफ एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। और कोई विदेशी है जो भारत में लगातार अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए स्वयं को छुपा रहा है या भारत से भागने की व्यवस्था का प्रयत्न कर रहा है, तब उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जा सकती है। धारा 3 में ही आगे बताया गया है कि निरुद्धि का आदेश एक बार में अधिकतम जो अवधि होगी, निरुद्धि के आदेश की एक बार में जो अधिकतम अवधि होगी वो 3 माह की होगी। ठीक है, एक बार आदेश में जो अधिकतम अवधि होगी वो 3 माह की होगी और 3-3 माह करके इसे बढ़ाया जा सकता है। तो आपसे पूछा जाए कि धारा 3 के अंतर्गत निरुद्धि के आदेश की एक बार की अधिकतम अवधि कितनी है? काफ़ी आराम से सुनिएगा और नोट्स मेंटेन करिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल फंसता है। एक बार में अधिकतम अवधि 3 माह, 3-3 माह करके इसे बढ़ाया जा सकता है। धारा 13 बताएगा
कि निरुद्धि की अधिकतम अवधि कितनी है। तो 3 को 13 के साथ ही पढ़ लेते हैं। ठीक, निरुद्धि का आदेश 3 में हो गया और 13 क्या कहता है, इस एक्ट की धारा 13 कहता है कि जो 3 में निरुद्धि का आदेश होगा उसकी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो उसकी अधिकतम अवधि 12 मास 1 वर्ष तक हो सकती है, अर्थात एनएसए की कार्रवाई। लेकिन एक बार में 12 मास नहीं होगी। धारा 3 की उपधारा 3 में बताया गया है कि एक बार में अधिकतम अवधि 3 माह, लेकिन एक और शर्त है कि अगर कार्यवाही कार्यपालक मजिस्ट्रेट माने जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर द्वारा की गई है, डीएम या पुलिस कमिश्नर के द्वारा की गई है, तो 12 कार्यवाही के 12 दिनों के अंतर्गत 12 दिनों के अंदर राज्य सरकार से इसका अनुमोदन आवश्यक है। इसका अनुमोदन आवश्यक है। नहीं ले पाए तो यह 12 दिनों में अगर कार्यवाही का अनुमोदन नहीं ले पाए तो निरुद्धि का आदेश निष्प्रभावी हो जाता है। तो अब मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तब धारा 3 आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। एनएसए की किस धारा के अंतर्गत निरुद्धि का आदेश का प्रावधान है, तो आपका उत्तर होगा धारा 3। धारा 3 के अंतर्गत एक बार में निरुद्धि की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 3 माह। कितने कितने महीने करके बढ़ाए जा सकते हैं, 3-3 माह। एनएसए के अंतर्गत निरुद्धि के आदेश की अधिकतम अवधि किस धारा में बताई गई है, धारा 13 के अंतर्गत बताई गई है। और धारा 13 के अंतर्गत निरुद्धि की जो अधिकतम अवधि है वो कितनी है, 12 मास है। जब कार्रवाई निरुद्धि का आदेश जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर के द्वारा किया जाता है, तब उसे राज्य सरकार द्वारा उस आदेश का राज्य सरकार द्वारा कितने दिनों में अनुमोदन ले लेना आवश्यक है, 12 दिनों में। यदि 12 दिनों में राज्य सरकार का अनुमोदन नहीं हो पाया तो निरुद्धि के आदेश क्या हो जाएगा, निरुद्धि का आदेश निष्प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, 3 और 13 को हम लोगों ने कंप्लीट किया। और किसके कौन जारी कर सकता है आदेश, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, क्योंकि दोनों के पास पावर है। इस अधिनियम के अंतर्गत ये दोनों सरकारें निरुद्धि का आदेश जारी कर सकती हैं। जब किसी व्यक्ति के बारे में दोनों सरकारें या दोनों में से कोई सरकार संतुष्ट हो जाती है कि इसकी इस हरकत से भारत की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है या हो रही है, तब एनएसए की कार्रवाई होती है। चलिए अगली जो धारा है वो है धारा 7, जिसमें फरार व्यक्तियों के संबंध में सख्ती बताई गई है। तो देखिए, जब धारा 3 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के निरुद्धि का आदेश किया गया है और वह व्यक्ति फरार है या स्वयं को छिपा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी कार्रवाई होती है, सीआरपीसी की धारा 82, 83, 84 और 85 की कार्रवाई होती है। तो ऐसे व्यक्ति के संबंध में धारा 82 सीआरपीसी की धारा 82, 83, 84 और 85 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। धारा 82, 83, 84 और 85 क्या है, इसमें क्या है, न्यायालय से आदेश लिया जाता है, संबंधित न्यायालय से आदेश उसके बारे में लिया जाता है। फिर जगह जगह लोक स्थानों पर उसके चस्पा की जाती है कि आप फला दिन तक अगर हाजिर नहीं होते हैं तब उनके संपत्तियों की कुर्की होती है। ठीक है, उनकी संपत्तियों की कुर्की होती है और फिर उनकी संपत्तियों की नीलामी होती है। तो ये सारी कार्रवाई की जाती है। इन सब कार्रवाई के माध्यम से उस पर सूचना दी जाती है फरार व्यक्ति को, और दबाव डाला जाता है कि वो न्यायालय के समक्ष हाजिर हों और जिससे उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। तो धारा 7 के अंतर्गत क्या बताया गया है, फरार व्यक्तियों के संबंध में क्या शक्तियां हैं, सीआरपीसी की धारा 82, 83, 84 और 85 की कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, धारा 8 आदेश द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को निरोध आदेश के आधारों को प्रकट किया जाना। ठीक है, तो देखिए ये धारा क्या कहती है, ये धारा बताती है कि जिस व्यक्ति पर धारा 3 के अंतर्गत निरुद्धि का आदेश है उसको मिनिमम माने अधिकतम 5 दिनों के अंतर्गत जिसके द्वारा कार्रवाई की गई है उसके द्वारा
अधिकतम 5 दिनों के अंतर्गत, और विशेष परिस्थिति में 15 दिन, माने 15 दिन से आगे कभी नहीं, 5 से 15 दिनों के अंतर्गत उसके निरुद्धि के आधार को बताना होगा। ठीक है, जिस व्यक्ति की निरुद्धि हुई है धारा 3 के अंतर्गत, उसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा 5 दिन या विशेष परिस्थितियों में 15 दिन, लेकिन 5 दिन से आगे अगर समय बढ़ रहा है तो लेखबद्ध कारण बताना होगा, उस व्यक्ति को उसके निरुद्धि का आधार बताना होगा, और उस आदेश के विरुद्ध समुचित सरकार को आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। इस व्यक्ति को जब आधार पता चल जाएगा तो यह व्यक्ति समुचित सरकार के समक्ष, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, समुचित सरकार के समक्ष इसे आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है। यहाँ पर इस अधिनियम के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति को एक तरह से एक बचाव है। ठीक है, तो ये धारा 7 है, धारा 8 है, और धारा 8 में आपको 5 और 15 दिन की खास बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए मैं इसे हटाता हूँ और बढ़ता हूँ अगली धारा की ओर। तो इसमें 5 दिन, विशेष परिस्थितियों में अधिकतम समय दिया जाएगा 15 दिन। यहाँ पर किसके राइट्स बताए गए हैं? यहाँ पर निरुद्ध व्यक्ति के अधिकार बताए गए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति के जो डिटेन है उसके अधिकार हैं। संबंधित प्राधिकारी को क्या करना होगा? आदेश के आधारों को बताना होगा और उपयुक्त सरकार के समक्ष उसे आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। धारा 9 में सलाहकार बोर्ड के गठन के प्रावधान हैं। सलाहकार बोर्ड का गठन केंद्र सरकार कर सकती है या राज्य सरकार कर सकती है। इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु एक या एक से अधिक सलाहकार बोर्ड के गठन के प्रावधान हैं, जो 3 सदस्यीय होंगे, और 3 सदस्यों में कौन मेंबर हो सकता है? जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या हाईकोर्ट का न्यायाधीश रहने की योग्यता रखता हो। तो इस अधिनियम के प्रायोजन हेतु किस धारा में सलाहकार बोर्ड के गठन के प्रावधान हैं? धारा 9 में। कौन गठित कर सकता है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार। कितने आयोग गठित कर सकते हैं सलाहकार बोर्ड? 1 या 1 से अधिक, जितना उचित समझें। कितने मेंबर्स होते हैं? 3 मेंबर्स। कौन मेंबर्स हो सकता है? जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो या हाईकोर्ट का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। ठीक, तो धारा 9 में इस अधिनियम के प्रायोजन हेतु सलाहकार बोर्ड के गठन के प्रावधान हैं। ठीक है, अगली धारा है 13 में बात हुई निरोध की जो अधिकतम अवधि है वो 12 मास है, अर्थात 1 साल है। अनुच्छेद 14 की बात करें, इसमें लिखा है धारा एनएसए की धारा 14 की बात करें तो निरोध का आदेश वापस लेना। तो निरोध का आदेश वापस लेने संबंधी प्रावधान, अधिकतम अवधि 12, आदेश दिया गया 12 माह के पहले कभी भी समुचित सरकार इस आदेश को वापस ले सकती है। वापस लेने के लिए कोई ऐसी खास प्रक्रिया नहीं है, वापस समुचित सरकार ले सकती है और कभी भी ले सकती है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 14 के अंतर्गत। तो धारा 14 में निरोध का आदेश वापस लेना, वापस लेने का अधिकार समुचित सरकार को है, किसी समय वह वापस ले सकती है। धारा 15 में क्या बताया गया है कि निरुद्ध व्यक्ति को अस्थायी तौर पर छोड़ा जाना, अस्थायी तौर पर नहीं, अस्थायी तौर पर। धारा 15 में क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति निरुद्ध है उसको यदि अस्थायी तौर पर छोड़ा जाए तो क्या हो सकता है? समुचित सरकार छोड़ सकती है। समुचित सरकार कुछ प्रतिबंधों के अधीन, जो व्यक्ति निरुद्ध है धारा 3 के अधीन समुचित सरकार चाहे तो उसे क्या कर सकती है? उसे कुछ प्रतिबंधों के अधीन, कुछ शर्तों के अधीन या शर्त के बिना विमुक्त कर सकती है, अस्थायी तौर पर छोड़ सकती है। लेकिन यदि वो शर्तों का पालन न करे तो समुचित सरकार कभी भी अपने इस अस्थायी विमोचन के आदेश को वापस ले सकती है, अर्थात इसे निरस्त कर सकती है और फिर से डिटेन कर सकती है। ठीक,
तो अनुच्छेद 15 में निरुद्ध व्यक्तियों को अस्थायी तौर पर छोड़ा जाना। 16 में सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई से संरक्षण। इस अधिनियम के अंतर्गत जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, अगर किसी प्राधिकारी द्वारा सद्भावपूर्वक की गई है, उससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी जिसने यह कार्रवाई की है, बशर्ते उसने गुड फेथ में काम किया हो, अर्थात बदले की भावना से ये न दिखे कि इंटेंशनली दुराशेपूर्ण कार्य किया गया है। सद्भावपूर्वक किया गया है तो वह प्राधिकारी प्रोटेक्ट है, संरक्षित है, और जनरली सभी अधिनियमों में ऐसे प्रावधान होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे। स्पेशली आपको धारा 3, धारा 8 और धारा 13 पर मन लगा के ध्यान रखना है। इसे कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है। और ये सामान्य जानकारी थी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत एक बार फिर से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। क्या जाने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का नाम, पासिंग ईयर, किस प्रकार से एक अध्यादेश के रूप में यह अस्तित्व में आया 23 सितंबर 1980 को, और फिर फाइनली ये दिसंबर 1980 में एक संसदीय अधिनियम के तौर पर संसद द्वारा पारित किया गया। तो 27 दिसंबर 1980 को ये फाइनली देश में लागू हुआ। यह एक केंद्रीय कानून है, प्रकृति से ये प्रिवेंटिव है, निवारक कानून है। प्रिवेंटिव क्यूरेटिव एक्ट और राज्य के एक्शन के बारे में हम लोग जानें। निवारक निरोध क्या होता है, निरुद्धि क्या होती है, डिटेंशन क्या होता है, इस पर हम लोगों ने देखा। यहाँ संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस पर किसी अपराध का क्या नहीं होता है, माने किसी अभियोजन, ट्रायल, इन सब की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति को गिरफ्तार, डिटेन कर लिया जाता है, अर्थात निरुद्ध कर लिया जाता है। ठीक, इसके अलावा हम लोगों ने एक पृष्ठभूमि देखा किस प्रकार से भारत में निवारक निरोध की शुरुआत 1818 ब्रिटिश काल से हुई। फिर किस प्रकार से 1950 में हम लोग आए निवारक निरोध अधिनियम लेकर के, फिर वो कानून गया तो 1971 में मीसा एक्ट आया। मीसा एक्ट समाप्त हुआ तो देश में क्या आ गया, NSA आया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके क्या नाम है, इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ तक है, संपूर्ण भारत है। 370 के पहले जम्मू कश्मीर पर ये लागू नहीं होता था। ठीक, फिर हम लोगों ने देखा कि इसकी प्रमुख धाराएं कौन हैं, इसका उद्देश्य, प्रयोजन जाना, हर अधिनियम का प्रयोजन जानना होता है, इसका भी जाना हम लोगों ने। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास किसी व्यक्ति को जब राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा पहुंचाता है तो उस व्यक्ति को निरुद्ध करने की शक्ति होती है। जनरली राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस अधिनियम का उपयोग निवारक निरोध उपायों के लिए करते हैं, इसे हम लोगों ने जाना। इसकी प्रमुख धारा 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16। इसकी सबसे प्रमुख धारा 3, 8, 13। ठीक, तो ये NSA की जानकारी। ये एक जानकारी इसलिए भी है कि आगे के जो बड़े एक्ट आएंगे, कभी भी किसी भी अधिनियम को पढ़ने के लिए इतनी आधारभूत जानकारी, उसका नाम, पासिंग ईयर, उसका विस्तार क्षेत्र, उसकी प्रमुख धाराएं, सबसे प्रमुख धाराएं, और उसका प्रयोजन, इतना तो कम से कम आपको जानना ही होता है। सबसे इनिशियल, प्रारंभिक लेवल पर किसी भी अधिनियम से सवाल इन बिंदुओं से बनते हैं। तो जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़ चुके हों, अपने एक्ट को इस प्रकार से रिव्यू करें, जिनके सामने अधिनियम हो उन अधिनियमों से इन इंफॉर्मेशन को निकालें। बाकी आप पढ़ ही रहे हैं हमारे साथ और आपकी पूरी तैयारी होगी। जिस स्ट्रेटजी को मैंने बताया उस स्ट्रेटजी से आप UPSI की तैयारी में लगे। इस तरह से बड़े हल्के दिमाग से, ठंडे दिमाग से आप अपनी तैयारी करें। ठीक है, अगली क्लास में तो जो लोग सीधे इस क्लास से जुड़े हैं वो इस क्लास को देखने से पहले हमारा बेसिक लेक्चर 1, बेसिक लेक्चर 2 देखें, फिर लेक्चर 3 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को पढ़ेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के पढ़ने के बाद जो हमारा लेक्चर 4 होगा उसमें आप इसकी पूरी प्रिपरेशन किए रहें, नोट्स प्रिपेयर करें, पढ़ समझ कर बैठे रहें। एक छोटा सा इस अधिनियम पर जो प्रमुख सवाल बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम लोग लेकर के आएंगे और डिस्कस करेंगे। तो जो अगली क्लास होने वाली है वो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पर बनने वाले प्रमुख प्रश्न, उन प्रश्नों को हम लेकर के आएंगे। उस पर आपको प्रश्न का उत्तर देने का मौका मिलेगा और फिर उसके बाद हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी पूरी तैयारी किए रहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमें दीजिए इजाज़त और जल्दी ही हम लोग फिर अगली क्लास में इससे जुड़े प्रश्नों के साथ मिलेंगे।
लेकिन ये जो मूल विधि का आपका कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में अपने दोस्तों, अपने मित्रों जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन में हो, एक बार ज़रूर बताएं, ठीक, और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।